जब मैं अपने हाई स्कूल में था या स्कूल के ज़माने में था, तो मैं अक्सर अपने आप से क्वेश्चन करता था कि यार ये जो करेंसी सिस्टम है, ये कैसे काम करता है? क्योंकि हम अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के अगेंस्ट मेजर करते हैं ना, कि भाई पाकिस्तानी रुपी कितने यूएस डॉलर के बराबर है, इंडियन रुपी कितने यूएस डॉलर के बराबर है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, वो यूएस डॉलर होता है अपनी मुल्क की करेंसी को मेजर करने का। और फिर मेरे जहन में ये सवाल अक्सर आता था कि यार ठीक है, हम अपनी मुल्क की करेंसी को तो मेजर करते हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट, फिर हम चेक करते हैं कि भाई वो वीक हो रही है या स्ट्रांग हो रही है। लेकिन यूएस डॉलर का क्या है, वो कैसे सेट होता है और उसमें स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? और आप यकीन जाने कि बड़े से बड़े मैंने फाइनेंस गुरुज को उस जमाने में क्वेश्चन किया और वो मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 और अब मैं अपने 40s में आ गया हूँ। तो अब क्योंकि कुछ सालों से मैंने खुद पढ़ना शुरू किया है और मैं रैबिट होल में डीप डाइव गया हूँ, फिर मुझे समझ में आया कि गेम क्या है। और मैं आपको बताऊं कि अक्सर मेरे दोस्त अभी भी, उनको इस बात का इल्म नहीं है कि गेम क्या है। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको आपका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का और फाइनेंस को देखने का, वो चेंज हो जाएगा। गेम ये है कि जो करेंसी सिस्टम हमारे सामने है, ये फ्लोटिंग करेंसी सिस्टम है। इसको हम कहते हैं फियाट करेंसी सिस्टम, जिसके पीछे कोई चीज नहीं है। इसके पीछे ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना मिलिट्री है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की बेस के ऊपर ऑपरेट करती है कि भाई सेंट्रल बैंक ने कहा है कि भाई ये करेंसी है हमारे मुल्क की, आपने इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करना है। यानी कि गवर्नमेंट आपको मैंडेट करती है कि दिस इज द डिफॉल्ट करेंसी। अगर आपने इस मुल्क के अंदर जो है वो ट्रेड करनी है, बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो ये करेंसी है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रुपीस है, इंडिया में तो इंडियन रुपीस है, ठीक है, कनाडा में तो कैनेडियन डॉलर है। अब ऑफ कोर्स कुछ कॉर्नर केसेस हैं जहां पे आप दो पार्टीज मिलकर तय कर लेंगे भाई मैंने आपसे ये प्रोडक्ट खरीदनी है या मैंने आपसे ये सर्विसेज लेनी है, लेकिन मैं इसको पे करूंगा यूएस डॉलर में फॉर एग्जांपल, और आप खुद कनाडा में बैठे हुए हैं। तो अगर दो पार्टीज एग्री कर लें तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, कर सकती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉडर स्केल के ऊपर, अक्रॉस द बोर्ड गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स ये डिक्टेट करते हैं कि क्या करेंसी होगी। अच्छा, अब बात आ जाती है कि भाई ये किस तरह से यूएस डॉलर तय होता है, यूएस डॉलर को किस तरह से तय किया जाता है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की करेंसी पर पड़ता है। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि यूएस डॉलर के पीछे भी कुछ भी नहीं है, ना ही गोल्ड है, ना ही यूएस की मिलिट्री है। वो बेसिकली एक रिजर्व करेंसी है जिसको दुनिया ने खुद ही अडॉप्ट कर लिया। यानी कि इट्स इन एक प्रोसेस के जरिए ये हुआ है, ये कोई ओवरनाइट थिंग नहीं थी। हाँ, ये बात सच है कि 1944 में जब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये तय पाया गया था कि जो बड़े बड़े मेजर सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने ये सेट कर लिया था कि भाई हम अपनी अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर के अगेंस्ट सेट कर लेंगे और यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड से बैक होगा 1944 में। लेकिन वो एग्रीमेंट ब्रेक हो चुका है 1971 में, जब जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे वो बेसिकली डिफॉल्ट कर दिया था उन्होंने गवर्नमेंट को कि भाई हमारे पास कोई गोल्ड वोल्ड नहीं है और जो करना कर लो। अब जो करेंसी है वो बेसिकली फ्लोटिंग है। तो उस वक्त से लेके अब तक करेंसी फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग से मुराद ये है कि कोई चीज को बैक नहीं करती, कोई चीज उसको बैक नहीं करती। इट इज जस्ट ट्रस्ट एंड मैंडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक आम आदमी के ऊपर, मुझ जैसे और आप जैसे लोगों के ऊपर, कि अगर किसी मुल्क की करेंसी वीक हो रही होती है ना, तो सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होता है, ये पावर होती है कि वो इंटरवीन करके करेंसी को बचा लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तानी करेंसी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, तो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जो है वो अपने फॉरेन रिजर्व में से डॉलर जो है बेच के अपनी करेंसी को बाय बैक करके अपनी करेंसी की वैल्यू को दोबारा से ऊपर प्रॉप करता है। जापान बहुत अर्से से करता हुआ आ रहा है ये। तो जिस तरह स्टॉक्स में बायबैक होता है ना, एप्पल करता है, इसी तरह सेंट्रल बैंक्स भी जो है वो करेंसी को बायबैक करके अपनी प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म मूव होता है, लॉन्ग टर्म में आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, वरना आपका जो पूरा फॉरेन रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वही मुल्क कर सकते हैं जिनके पास फॉरेन रिजर्व का जखीरा हो। अगर नहीं है तो फिर उनकी करेंसी कोई नहीं बचा पाता, जो कि जिम्बाब्वे में हुआ है, जो कि अर्जेंटीना में हुआ है। और अब तब से लेके अब तक
आप देख रहे हैं करेंसी का क्या वहाँ पे इशू है। अच्छा, अब जो आम बंदा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लोगों की जो वेल्थ है, जो उनकी सेविंग्स है, जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब की सब पाकिस्तानी रुपी के अंदर हैं। तो अगर पाकिस्तानी रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीक हो जाता है तो उनकी अपनी वेल्थ जो है वो बेसिकली स्क्वीज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, इरोड हो जाती है एक तरह से। जो उसकी परचेसिंग पावर है वो खत्म हो जाती है। यानी कि कल अगर आप लेट से 10,000 रुपए से जो भी प्रोडक्ट बाय कर पाते थे, करेंसी वीक होने की वजह से अब वही प्रोडक्ट आपको 20,000 रुपए की खरीदनी पड़ रही है फॉर एग्जाम्पल। तो पाकिस्तान की एग्जाम्पल तो काफी एक्सट्रीम है, ऑफ कोर्स वहां पे जो लोग रहते हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन हम जैसे लोग जो कनाडा में रहते हैं, हमारा जो सिचुएशन है वो इतनी बुरी नहीं है फॉर श्योर। लेकिन स्टिल अगर हम उसको यूएस डॉलर के अगेंस्ट मेजर करें देन वी आर स्टिल लूजिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैनेडियन डॉलर को देखते हैं कि यूएस डॉलर में किस तरह से उसने परफॉर्म किया है, तो ओवर द लास्ट लेट्स से 5 ईयर्स वो तो ऐसे जा रहा है ग्राफ, ठीक है। और अभी अंडर 70 सेंट्स है जो कैनेडियन डॉलर अगेंस्ट यूएस डॉलर के। और जो आउटलुक है वो भी ये बताती है कि मजीद कैनेडियन डॉलर वीक होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा। अब उससे हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो हम लोग हैं आम जो शहरी हैं यहाँ के, क्योंकि हमारी भी सारी जो इन्वेस्टमेंट वेल्थ है वो कैनेडियन डॉलर में ही है ना। घर हमारा कैनेडियन डॉलर में प्राइसिंग हुआ है, हमारे बैंक में जो है कैनेडियन डॉलर पड़े हुए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर कैनेडियन डॉलर में है। तो ऑफ कोर्स अगर कैनेडियन डॉलर वीक होता है तो हमारी जो परचेसिंग पावर है वो भी कम हो रही है। इसी वजह से इन्फ्लेशन होती है कि आप अगर एक ब्रेड पहले $2 की आती थी, अब वो $4 की आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि हमारी करेंसी वीक हो गई है, ठीक है। तो अब करें क्या? करना ये है कि भाई मैं अपनी प्लानिंग ये कर रहा हूँ कि अगर मैंने कनाडा में ही रहना है और मेरी इनकम कनाडा से जनरेट होती है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें कैनेडियन डॉलर का एक्सपोजर कम से कम रखूँ। उसको मैं यूएस डॉलर के एसेट्स में इन्वेस्ट करूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टॉक्स बाय करूँगा तो मैं ऐसे स्टॉक्स बाय करूँगा जो कि यूएस डॉलर में प्राइस्ड हो, यूएस डॉलर में बेसिकली यूएस स्टॉक्स हो, ठीक है। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बाय करूँगा तो मैं ऐसी जगह बाय करूँगा, पहली बात तो ये है कि जहाँ पे लैंडलॉर्ड फ्रेंडली लॉज होंगे, कनाडा में तो नहीं है। और फिर ऐसी जगह पे बाय करूँगा जहाँ पे प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो यूएस डॉलर में प्राइस्ड इन हो। फॉर एग्जाम्पल दुबई की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के साथ हार्ड पैक्ड है। दुबई का दरहम यूएस डॉलर दोनों फ्लक्चुएट नहीं करते, दे आर हार्ड पैक्ड। यही सीन ओमान के साथ भी है, यही सीन सऊदीज के साथ भी है। तो इन मुल्कों ने अपनी अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ सेट किया हुआ है। तो अगर आप वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट मीन्स यू आर लिटरली इन्वेस्टिंग इनटू यूएस डॉलर। तो आपका जो एक्सपोजर है करेंसी फ्लक्चुएशन का वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है। तो ये मेरी प्लानिंग है कि मैं अपना एक्सपोजर कम से कम रखूं कैनेडियन डॉलर में, उसको मैं यूएस डॉलर में ज़्यादा डाइवर्सिफाई करूं ताकि मैं अपनी परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट कर सकूं गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि जो हालात हैं कनाडा की इकोनॉमी के, जो करेंसी की प्रोजेक्शन है वो काफ़ी वीक है एंड आई डोंट वांट टू बी फाइनेंशियली रूइंड बाय जस्ट बरिंग माई हेड इन द सैंड। तो यही इस वीडियो का मकसद है कि आप भी अपने आप को एजुकेट करें पहले तो, और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से करें ताकि आपकी जो फ्यूचर में जो वेल्थ है वो प्रोटेक्ट रहे। और सिर्फ करेंसी की हद तक ही नहीं, आपने हार्ड एसेट भी बाय करनी है, लाइक गोल्ड, लाइक बिटकॉइन, लाइक सिल्वर, एनी कमोडिटी जो कि प्रिंट नहीं हो सकती। करेंसी तो प्रिंट हो जाती है ना, ये एसेट जो होते हैं ना ये प्रिंट नहीं हो सकते। और जो एसेट्स हार्ड एसेट्स हैं जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, जो प्रिंट नहीं हो सकते, वो अपनी वैल्यू बरकरार रखेंगे। तो कंसीडर दिस एज पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एज वेल। अगर आप इस नॉलेज को हासिल करना चाहते हैं कि भाई करेंसी मार्केट कैसे मूव करती है, ये जीडीपी का इम्पैक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह बढ़ती है, उसका इम्पैक्ट क्या आता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्या इम्पैक्ट आता है आपकी करेंसी पावर के ऊपर, तो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। मैंने ब्रेक डाउन किया है इन तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। उससे आपको एक बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट को देखना है तो आपने किस एंगल से देखना है, उसमें इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, करेंसी का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, गोल्ड का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, बिटकॉइन का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, यूएस डॉलर का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो दिस विल गिव यू ए फाउंडेशनल नॉलेज। अगर आपने ये कोर्स लेना है तो प्लीज़ लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाइजली टुडे।
और मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी स्टार्ट की है जिसमें लाइक माइंडेड लोग होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा कि हमने किस तरह ग्रो करना है फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, ठीक है, और किन एसेट्स में हमें डाइवर्सिफाई करना है, अगर रियल एस्टेट है तो कहाँ है, क्या उसकी ROIs हैं, क्या इसका ग्रोथ प्रोजेक्शन है, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और इसका एक प्राइस टैग है, वो इसलिए है ताकि मैं उन स्पैमर्स और स्कैमर्स को फिल्टर आउट कर सकूं जो आके सिर्फ गन फैलाते हैं। तो इसलिए मैंने उसमें प्राइस टैग रखा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, QR कोड आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, इसको आप स्कैन करें, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट एंड लेट्स ग्रो टुगेदर विथ ए कम्युनिटी। एनीवे, पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ईमेल कीजिए, आई कैन हेल्प यू आउट फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। और ख्याल रखें, I'll see you in my next video. Thank you.